अच्छा, आज मैं क्षितिज बुक क्लास 9 कोर्स पाठ दूसरा है ये गद्य खंड का। ल्हासा की ओर, जिनके रचयिता कौन है? राहुल सांकृतियायन। राहुल सांकृतियायन का जन्म सन 1819 में उनके ननिहाल, बहुत सारे बच्चों का जन्म क्या होता है? अपने नानी के घर में होता है। ठीक, तो ननिहाल गांव, पंदहा जिला, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, जो किस में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था, जो उनके पापा का गांव है कनेला है। ठीक है, उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, लेखक और कवि, लेखक ये क्या होते हैं? राइटर जो भी होते हैं वो 2-3 नाम का प्रयोग करते हैं। मूल नाम, जैसे प्रेमचंद का धनपत है ना, धनपत है, तो यहाँ भी क्या होता है? इनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे था। पर जब वो लिखने लगे, उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। आज लाहौर यहाँ नहीं है, आज लाहौर कहाँ है? भारत में है। सन 1930 में, 1930 की बात है, में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। जो बुद्ध बौद्धिस्ट होते ना, वो धर्म उनको अच्छा लगा और उन्होंने वो धर्म ले लिया। आपकी मर्जी, आप कोई भी धर्म ले लो, वो आपकी इच्छा है। आप कौन से धर्म को मानते हो वो आपकी इच्छा पर निर्भर, उन्होंने भी ले लिया। तब से उनका नाम, पहले तो केदार पांडे था, और जब बुद्ध बने, बौद्धिस्ट बने, तब उनका नाम क्या है? राहुल क्या रखा? सांकृतियायन हो गया, तब उनका नाम बदल गया। ठीक है, ये कुछ बुद्धिस्ट के जैसा नाम रखा। राहुल तो हिंदी नाम भी है, पर ठीक है, बदल दिया। राहुल जी पाली, मेरा एमए में मेरा भी पाली शब्द एक पेपर होता पाली। ठीक है, पाली पढ़ा उन्होंने, प्राकृत पढ़ा, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी साहित्य, अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने उनको महापंडित कहा जाता था। अब जो विद्वान होगा उसको तो महापंडित कहेंगे ना। अब जब महापंडित होगा तब तो हम उनको पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे वैसे को कौन पढ़ेगा? ऐसे वैसे को पूछता भी कौन है? कोई नहीं पूछेगा ना। ज्ञानी होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने उन्हें महापंडित कहा जाने लगा। उनकी विद्वता, उनकी विद्वान, वो जो उनकी भाषा चलती थी, उन्हें कितने भाषाओं का ज्ञान था। ठीक, तो सन 1963 में उनका देहवास हुआ। ठीक है, 1893 में जन्म हुआ और 1963 में उनकी मृत्यु हुई। अब उन्होंने उपन्यास, कहानी, कथाकार, यात्राविद क्या होता है? आप घूमने गए हो, अब ये तो श्रीलंका गए ना, तो ये इसके बारे में लिखेंगे तो यात्राविद हो गया वो। ठीक, जीवनी यानी किसी की बायोडाटा, आलोचना, किसी ने कुछ लिख दिया उस पर आलोचना करना। जैसे बैठे बैठे कुछ हम बोलते हैं ना, चुगलखोर, तो ये राइटर लोग चुगलखोर नहीं, वो मतलब किसी ने कुछ लिख दिया उस पर कुछ कमियां बेची निकालना, वो आलोचना बोलते हैं उसको। ठीक है, आलोचना भी लिख देते हैं। हाँ, वो अपने विचार को, और वो वाला हम गलत कर रहे हो, गलत हो रहा है, ये ठीक होना चाहिए, गलत लिखा ये ठीक होना चाहिए, उसे आलोचक। शोध आदि अनेक विद्याओं को साहित्य सृजन किया है, और इन्होंने इनमें बहुत सारी साहित्य लिखा हुआ है, लिटरेचर। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। बहुत सारे ग्रंथ हैं जो इन्होंने हिंदी में अनुवाद किए हैं। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में बटी हुई है। मेरी जीवन यात्रा। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा में गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो। सही बात नहीं, भागना नहीं है कहीं से भी, दुनिया को बदल डालना है। हाँ, आलोचना कुछ उन्होंने आलोचना लिखी है कुछ। हाँ, 22वीं सदी नहीं, आलोचना नहीं होगी, 22वीं सदी के बारे में लिखा है उन्होंने। ठीक है, ठीक है, मतलब वो उनकी बुक शीर्षक है, उनकी बुक का नाम है बोलगो के गंगा, भागो नहीं दुनिया बदलो, दिमागी गुलाब शीर्षक दे दिया। जैसे घुमक्कड़ शास्त्र, और ये खुद घूमते रहते थे तो घुमक्कड़ शास्त्र भी हो गया। ठीक है बच्चा। उनकी प्रमुख कृतियां हैं साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स पर,
धर्म, इतिहास, विज्ञान और विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तक की संख्या लगभग 150 किताबें लिखी है उन्होंने। कितनी? 150। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्राविद अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यात्राविद लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। मतलब बहुत अच्छा सा लिख लेते हैं, बहुत लिखने का शैली बहुत अच्छी है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। घुमक्कड़ है, आप घूमते रहते हो, घुमक्कड़ हो। वो खुद देखो, जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो भ्रमण करते हैं यहाँ वहाँ, लोगों की संस्कृति, लोगों का रहन सहन, लोगों का खान पान, है ना, इन सब के बारे में जानते हैं। अब एक जगह में बैठा रहेगा, हाँ वो भावनाओं की बातें लिख सकता है, पर दुनिया की बातें कैसे बता सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो खुद घूमते थे और रचा। उससे होने वाले लाभों का, और क्या लाभ होता है उससे, हमें दुनिया की जानकारी मिलती है। ठीक है, मैं मान लो त्रिपुरा है, मुझे त्रिपुरा के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली है। यहाँ पे 19 जनजाति रहती है, ट्राइबल जाति रहती है, नहीं ठीक। और यहाँ पर बहुत सारे बाहर से आए हुए लोग भी हैं जो बसे हुए हैं। उधर बांग्लादेश से आए हुए, पश्चिम बंगाल से आए हुए, आसाम से आए हुए हैं। और अब आपने देखा होगा, लेखक ने विक्रम आर शर्मा ने लिखा, उन्होंने लिखा है कि 1930 में जो चकमा लोग हैं, वहाँ से रंगून से आपकी क्या आई थी, बुद्ध की पूर्णिमा आई थी। यहाँ कहाँ, त्रिपुरा में। तो वो 1930 में आई थी बुद्ध की प्रतिमा, सॉरी मूर्ति, जो सबसे अच्छी मूर्ति है ना, बड़ी मूर्ति है, वो तिब्बत के रंगून से होके आई हुई है, बर्मा के रास्ते होके आई हुई है। तो हम तब पता चलता है, जहाँ रहो वहाँ के बारे में तब पता चलता है। यहाँ पे कितने तरह के ट्राइब्स हैं, नहीं है आपके, बहुत सारे हैं, देबर्मा है, जमातिया है, और भी बहुत सारे, नहीं। तो देखो, यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और इससे होने वाले लाभों का विस्तार में वर्णन किया। क्या लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। और यात्रा का, घूमने का उद्देश्य क्या होता है, यात्रा होता है। यात्रा का उद्देश्य घूमना, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जो घुमक्कड़ी शास्त्र था से मनोरंजन क्या भी होता आपका, आप घूमते हो, कहीं पर घूमते हो तो आपका क्या होता है, मनोरंजन भी होता है। आपने देखा, बहुत घूम रहे हो, आपने कहीं कुछ दिखा, कहीं कुछ दिखा है, ज्ञानवर्धक, आपको आपका नॉलेज भी बढ़ता है। एवं अज्ञात स्थान, और आप जिन स्थानों को नहीं जानते हो उनकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाती है। स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी, और भाषा भी सीखते हैं हम। इन्होंने न जाने कितनी भाषाएं सीखी है, आदान प्रदान करता। अब हमें किसी दूसरे देश में जाएंगे, हमें तो पापा पापा बोल के ही पक्का हमको सीखना ही पड़ेगा। अगर हमें खाना भूख लगेगी तो हमको तो उसको उसकी भाषा में करना पड़ेगा। एक दिन नहीं, आप 15 दिन में आप दूसरे की भाषा सीख जाओगे। ठीक है, पूरी तरह नहीं, आपका ग्रामिकल मिस्टेक हो सकता है, बट हमको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, मजबूरी भी कोई चीज़ हो, आप घूमने जा रहे हो तो आपको तो पक्का भाषा आनी चाहिए। ठीक। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन का सुंदर झांकी प्रस्तुत किया है। जहाँ जहाँ घूमे वहाँ के बारे में इन्होंने एक सुंदर सी झांकी आपके सामने क्या की, प्रस्तुत की है। ठीक। अच्छा, अब जो हमारा ये जो पाठ लिया गया है ल्हासा की ओर, ठीक है, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तिब्बत यात्रा पे जब वो निकले थे ना। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम तिब्बत के बारे में हमें जानने को मिलेगा। जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते, पहले क्या करते थे लोग, भारत वाले जो व्यवसाय व्यापार भी होता था ना, वो पैदल घोड़े में होता था। ऐसे तो गाड़ी वूड़ी नहीं थी, व्हीकल्स नहीं थे, चक्का नहीं आया था, तो किससे होगा, घोड़े से होगा या पैदल होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे आपने देखे होंगे पहले
पहले डाकिया नहीं थे तो कौन थे? पत्रकार थे कि नहीं थे? और आपके कबूतर भी थे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है आपका संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा है, ठीक है। ल्हासा, तिब्बत ल्हासा, ये जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। नेपाल के रास्ते वो तिब्बत भारत यात्रा, जहाँ से जाना है पैदल, ठीक। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। भारत वाले तिब्बत नहीं जा सकते थे, उन पे बैन जैसे ही था, मतलब उनको अलाउ नहीं था वहाँ, ठीक है। तो उनको जाना, हमारे लोगों को, भारतीयों को जाना मना था। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिकमंगे के रूप छंदम में की। छंदम मतलब ठग वाला भेष, झूठ मूठ का भिखारी बन गए, ठीक है। कौन बने? राहुल जी। छंदम भेष मतलब ठगने वाला भेष, ठगना मतलब जो वो एक्चुअली हैं वो नहीं, एक भिखारी के रूप में गए। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा कहाँ की राजधानी है? तिब्बत की राजधानी है। जाने वाले दुर्गम रास्ते, और बहुत, अब पहाड़ों से चलोगे तो वो रास्ते इतने ईजी होंगे, बहुत कठिन रास्ते, दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक से और बहुत अच्छे ढंग से, क्या आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। क्या इन यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय की तिब्बत के समाज के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है कि तिब्बत का समाज उस समय कैसा था। बहुत खतरनाक था। समय की बात है, समय जब बदलता है तो बदलता है, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक इलाका था। हाँ, अब क्या होता है, अब देखो, बहुत अच्छी कहानी है ये। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। नेपाल से कहाँ जाने का? तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, मेन रास्ता है। फरी क्लिंडपोंड, इधर नाम देखो तो, फरी क्लिंडपोंड का रास्ता, या उसको अंडरलाइन करो, फरी क्लिंडपोंड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करते थे। हाँ, लोगों को जाने की इजाज़त नहीं, पर बिजनेस होता था, व्यवसाय होता था, तो भारत की चीज़ें भी इस रास्ते से कहाँ जाती थी? तिब्बत जाती थी, तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक यानी बिजनेस वाला, व्यापारिक नहीं, सैनिक रास्ता भी था। ये सिर्फ यहाँ से बिजनेस नहीं होता था, यहाँ फौज भी रहती थी, ठीक है। पहले यहाँ क्या रहती थी? फौज रहती थी। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ भी है। आपको फौजी चौकियाँ देखिए ना, ऐसे फौजी चौकियाँ बनती है, ठीक है, छोटी छोटी। वहाँ से लोग ड्यूटी करना है, लोगों के घर जैसे हो गए, जैसे जहाँ पहाड़ियों के घर होते हैं ना, ठीक है। तो चौकियाँ और किले बने हैं, किले भी हैं यहाँ उनको रहने के लिए। इससे कभी चीनी पलटन रहा करती। कौन रहती थी यहाँ? चीनी पलटन। आजकल बहुत सी फौजी मकान गिर गए। क्यों? अब फौज भी वहाँ रहती नहीं है, ठीक है। जब उन्होंने लिखा तब वहाँ क्या नहीं रहती है? अब फौज नहीं रहती है, मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जो भवन बने हुए हैं, दुर्ग बने हैं, जहाँ किसानों ने अपना डेरा बना दिया। वहाँ के छोटे मोटे किसान, गरीब लोग वहाँ वो रहने लग गए हैं, ठीक है। छोटी वाली जब चीज़ों पर तो लोग कब्जा कर लेते हैं ना, बसेरा बना लिया, जो टूटा फूटा है, छोटा मोटा है, वो रहने लगे हैं। वहाँ घर कुछ आवाज़, और लेकिन दिखते हैं कि हाँ कुछ लोग हैं, घर कुछ आवाज़ दिखते हैं, लोग हैं वहाँ। ऐसा ही परित्यक्त यानी छोड़ा हुआ एक चीनी किला था। अब सुनो, वो एक किले की बात कर रहे हैं, छोड़ा हुआ था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। अब ध्यान देना, चाय पीने का सिस्टम क्या है, ध्यान देना। हाँ, हम वहाँ चाय पीने ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें ऑब्वियसली होगी, पहाड़ी इलाका है, ठीक है। और वहाँ के लोग तो है, मतलब उतने रिच नहीं हैं। कुछ आराम की बातें भी है वहाँ। जाति पाति, एक बात है, वहाँ के लोग ना बोलते ना ब्रॉड माइंड, जाति पाति का कोई मतलब नहीं, छुआछूत का कोई मतलब नहीं वहाँ के लोगों का। तो सोचो उनकी सोच कितनी अच्छी होगी, है ना।
तो वो जाति पाति पर देखो, लोग लड़ते भरते बिगड़ते रहते हैं जाति पाति पर और छुआछूत पर। हमारे समाज में आज भी छुआछूत ही है, आज भी जाति पाति का धंधा चल रहा है ना, कि बड़ी जात छोटी जाति और उसको छूने से ये हो जाएगी, ये सब चल रहा है। पर वहाँ देखो तब भी वैसे वहाँ कुछ नहीं था, छुआछूत का सवाल ही नहीं। और ना औरतें पर्दा करती है, और पर्दा प्रथा भी नहीं थी, ठीक है। औरतें क्या नहीं करती थी, पर्दा नहीं की। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे, बहुत एकदम गरीब भिखमंगे, तो भिखमंगे ही होते हैं ना, गरीब ही होते। पर मतलब जो सबसे गया गुजरा भिखमंगा है, लोग चोरी के डर से उसी को, जो सबसे नीचे का भिखमंगा है, उसी को लोग अपने घर में नहीं घुसने देते। अदरवाइज़ आप बिना पूछे भी उनके घर में जाके चाय बना के, आपके पास अपना मक्खन होगा, ठीक है, आपने अपना मक्खन से बनता था पहले चाय, ठीक है, और थोड़ा नमक डालते। यहाँ पे ना जो ये भोटिया लोग और तिब्बती लोग होते हैं ना, वो कुछ उस तरह का ही चाय पीते हैं, ठीक है। क्यों बोलो, पहाड़ी इलाका है, ठंडा है, बर्फ़ है और गर्मी उससे मिलती है आपको, ठीक है, आपका शरीर गर्म होता है। भिखमंगे लोग चोरी के डर से किसको नहीं जाने देते, वो उस भिखमंगे को जो चोरी का डर है कि चोरी हो जाएगी उनके घर में, चोरी के डर से घर में के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हो, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, आपको जान पहचान नहीं है, तब भी घर की बहू या जो बहू है ना, आपको क्या बना के देगी, सासू को आपने क्या करना है, अपने लिए वही चाय पत्ती देनी है, आप खुद ले गए हो, वह आपके लिए उसे पका देगी, बिल्कुल पका देगी, आपको चाय बना देगी। मक्खन और सोडा नमक, मक्खन डालते हैं, सोडा नमक डालते हैं, डाल दीजिए। वह चाय एक चोड़ी में कूट करके, एक लकड़ी का बना होता है, कूट कर उसे दूध वाली चाय बना देंगे। आप मक्खन डाला ना उसमें, तो वो कैसे लगेगा, दूध के जैसे लगेगा, ठीक है। रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में देंगे, वो केटली जैसा नहीं होता है, उस टाइप के बर्तन में आपको, खोटीदार बर्तन में आपको चाय बना के देंगे, मैं रख कर आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह यानी आपका सिटिंग रूम कहीं और दूर है, किचन थोड़ा और दूर है, तो आपका चाय पत्ती मक्खन चोरी होने का डर है, वो सास बहू कहीं आपका मक्खन और दूध चोर देगी, थोड़ा रख देगी, तो आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगी, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मथ कर ला सकते हो। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है, और वो आज भी वो लोग उस टाइप का खाना खाते हैं, थुब्बा बनाते हैं, वो बनाते हैं ना, बॉडी को गर्म रखता है इसलिए, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे पेज पे। परित्यक्त, त्यागा हुआ किला, किला यानी बहुत बड़ा घर जैसे, ठीक है। परित्यक्त किला, परित्यक्त चीनी किले यानी चीनी फौज रहती थी, इसलिए उन्होंने त्यागा हुआ है। जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा, टैक्स मांगने लगा रास्ते का, जैसे रोड टैक्स लगते हैं ना, वो भी वहाँ का रास्ते का टैक्स मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी, हमारे पास 2 चीटें थी, हमने उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंडला, ध्यान दो, थोंडला को अंडरलाइन करो, थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुँचे, थोंडला के आखिरी गांव में पहुँच गए, ये थोंडला पहुँच गए, ठीक है। वहाँ भी सुमति एक पंडित है, कहने को वो पंडित है, पर वो गाइड का काम भी करता है। किसका काम भी करता है, गाइड का काम करता है। सुमति के जान पहचान आदमी मिल गए, क्योंकि वो एक पंडित का काम भी करता था, उसके जाने पहचाने यजमान किसको बोलते हैं, पंडित आता है आपके घर में पूजा करता है, आप उसके यजमान हुए, ठीक है। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अगर क्या हुआ, अगर हम भिखमंगे के भेष में गए थे, तब भी हमें रहने के लिए क्या मिली, बहुत अच्छी जगह मिली, ठीक, जगह दी। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में रह गए, वहाँ रहे हम। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति मतलब मन से वो क्या सोचते थे, क्या करते थे, उस समय उनका क्या चलता था वहाँ पर निर्भर है। खासकर शाम के वक्त झंड पी करके, दारू पी करके, तिब्बत के लोग गर्मी, एक्चुअली ना देश का भेष होता है, खान पान सब
किस में जाता है? प्रकृति पर निर्भर करता है। अब प्रकृति आपकी पहाड़ी इलाका है तो आपके वहाँ के लोग कुछ और खाएंगे, प्लेन का इलाका है वहाँ के लोग कुछ और खाना पसंद है, क्योंकि वो शरीर के साथ पचता भी है। तो क्या पी लेते थे? झंड पीकर बहुत कम होश हवास में रहते थे। दारू, शराब, खुद के बनाए वाला शराब, वो चावल वाल या कुछ से बनाते होंगे, ठीक है। आज भी बनता है, ऐसे घरों में आज भी बनता है, ठीक। अब हम सबसे विकट सबसे कठिन वाले कौन सा? डांडा मतलब पर्वत, पहाड़। क्या नाम? थोंडला। क्या? थोंडला पार करना है। डांडे का मतलब ही पहाड़ होता है, ठीक है। डांडे तिब्बत में सबसे, और ये डांडे एक जगह का नाम भी है, एक पहाड़ का नाम। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, बहुत खतरनाक जगह। कैसी जगह? देख लो। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर, अंडरलाइन करो, 16-17 हज़ार की ऊंचाई पर है ये, ठीक है। 16-17 हज़ार की ऊंचाई, फीट की ऊंचाई पर होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक गांव अब गांव गिरवा नहीं है। इतने पहाड़ी में कहाँ से गांव होंगे? नहीं है, ठीक। वहाँ गांव गिरवा नहीं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। आपको वहाँ आदमी दिखेगा भी नहीं, दर्शन भी नहीं होंगे। डाकू डाकू क्या करते हैं यहाँ पे? जो लुटेरे हैं, डाकू क्या करते हैं? डाकू के लिए ये सबसे अच्छी जगह है, सबसे अच्छी जगह ये 16-17 फीट पर ऊंचा है ये, ठीक है, थोंडला। तो तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए। तिब्बत में कैसी जगह है? इतनी पहाड़ी है, अगर किसी का मर्डर हो जाता है, ठीक है, तब तो खूनी को सज़ा मिल सकती है। बट रास्ते में इन पहाड़ों के बीच किसी का खून हो जाए, आपका गवा देने वाला कोई नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। हाँ, पहाड़ों के बीच में सज़ा भी, गांव में मारा किसी ने तो सज़ा हो सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं, मरा है तो मरा है, ठीक है, मेरी बला से ऐसा है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर, खुफिया विभाग लगा सकती है, पुलिस पर लगा सकती है, पर खर्चा नहीं करती। क्या नहीं करती? खर्चा नहीं करती। पुलिस लगाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है ना। और गवाह भी कोई नहीं मिल सकता। और आपका विटनेस कौन होगा? कोई भी नहीं होगा। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसे हैं कि नहीं, और उसके बाद ढूंढ खोज करता है। अरे पहले ही ले लेना, मारने से तो अच्छा तो पैसे लूट ले, पर नहीं। हथियार का कानून न रहने, क्योंकि यहाँ हथियार का कानून नहीं था उस समय, तो हथियार का कानून नहीं रहने के कारण ना, हर घर में जो लाठी नहीं होती, हमारे डंडे नहीं होते, घर में डंडे होते ना कभी कभी, तो कानून तो कुछ था ही नहीं वहाँ पर। यहाँ लाठी की तरह लोगों के पास पिस्तौल और बंदूक लेके फिरते थे। कानून तो था ही नहीं कि लोग हथियार नहीं ले सकते हैं, गैर कानूनी है। लेकिन ये हम ले सकते हैं, बंदूक लेके घूम सकते हैं? नहीं, लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो, अगर हमको जिसको आगे वाले को जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों की खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया था। पिछले साल कहाँ जाकर खून हो गया था? थोंडला के पास जाकर के क्या हुआ था? एक खून हो गया, किसी ने किसी को मार दिया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या हो गया था? खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते। लेखक बोला हमें डर नहीं है, मर भी जाए तो क्या है, ठीक, क्योंकि हम भीख मंगे थे, और हमारे पास तो क्या ही हो सकता, हम तो खुद भीख मंगे के भेष में गए थे, छन्नम भेष में, है ना। और जहाँ कहीं देखा कि ये डाकू है, देखने में एकदम गुंडा जैसा आदमी देखा, तो क्या करते थे वो पता है? भिखारी बन के तो गए ही थे, लेकिन क्या करते थे, क्या बोलते थे, जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार कर झूठ मूठ के वो गुंडा के पास भी निकल जाते थे, वो लुटेरे के पास जीभ निकालते थे लल करके, और कुच्ची बोलते थे। क्या बोलते थे? कुची, मतलब उसको देखा कि ये गुंडा तो नहीं कहीं, और सामने जाके कुची करेगा, मतलब मुझे कुछ दे दो, दया करो। अब ये उसको क्या मारेगा? बोलेगा ये तो भीख मांग रहा है, मैं क्या मारूँ इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? कुची का मतलब क्या है? दया, ठीक है। और एक पैसा करते भीख मांगने लगते, झूठ मूठ का। लेकिन पहाड़ों की क्या है? ऊंचाई ऐसी है, ऊंचाई है, ठीक है। पहाड़ों की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते,
और बहुत सामान है और उसको लेके कैसे चले। तो और अगले पड़ाव 16-17, अगला पड़ाव किस में था, 16-17 मील पर था, से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि क्या करते हैं, 2 घोड़े ले लेते, क्या सामान ले जाना था तो उसके लिए क्या चाहिए थे, 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और हम भी चढ़ लेंगे। पहाड़ी इलाकों में आपने सुना होगा, केदारनाथ में, यूट्यूब में और फलाना में तो देखा ही होगा, घोड़ों पे बैठ के लोग यात्रा करते हैं। हाँ यस, वहाँ भी तिब्बत के रास्ते आप, मैंने कहा ना, आप व्यापारिक क्षेत्र हो जो भी हो, पहाड़ी क्षेत्रों में घोड़ों का उपयोग होता है। यहाँ भी तब किसका उपयोग हो रहा है, घोड़ों का, ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, वो भी प्राणी हैं। तो उन घोड़ों पर क्या है, उसने कहा कि हम क्या, लंगकोर, अब कहाँ जाना है उन्होंने, लंगकोर जाना है। लंगकोर को अंडरलाइन करो, कर लो, समाज भी और सामान भी रख लेंगे और आगे भी निकल जाएंगे, ठीक है। आगे क्या होता है देख लो। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, फिर हमको ऊपर की तरफ चले, हम घोड़ों पे सवार हो गए हैं। अब घोड़े भी कैसे निकले देखो, एक घोड़ा तो थोड़ा चटक फटक निकला, एक घोड़ा सुस्त निकला। दुर्भाग्य से लेखक बैठ गया सुस्त घोड़े पे, सुमति बैठ गया थोड़ा अच्छे घोड़े पे, ठीक है। की ओर चले, डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। मतलब अब वो डांडे की तरफ, रास्ते की तरफ जा रहे। हम समुद्र तल से 17-18 फीट ऊंचे खड़े थे। कहाँ, समुद्र तल से 17-18 फीट। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर, चारों तरफ हम बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, ठीक। भीटे भीटे भीटे, वैसे हम लोग, मेरी भाषा में भी है भीटे भीटे, मतलब पहाड़ की तरफ। ये देखो, ये पर्वत है, पर्वत की तरफ देखने से, मान लो ये पर्वत है, इसकी तरफ, इस पर्वत की तरफ ये पर्वत है, ठीक है, पर्वत शिखर हैं ये सब। तो पर्वत की तरफ अगर आप चलो, देखो भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे हैं। नंगे मतलब उनमें पेड़ पौधे, हरी भरी घास कुछ नहीं है। वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, सिर्फ बर्फ़ बिछी हुई थी, किसी न किसी तरह हरियाली, एक हरियाली नहीं थी। उत्तर की ओर बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ थी, उत्तर की तरफ देखा तो कम थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। अब डांडे का एक स्थान था, वहाँ पे डांडा का देवता, देवता मतलब एक भगवान का तरह था, मतलब मंदिर नहीं है, मतलब वहाँ पे लोग पूजा वूजा कुछ करते हैं। क्या क्या पूजा करते हैं बताती हूँ मैं। जो पत्थरों के ढेर, वहाँ पे क्या था, पत्थरों के ढेर मिलेंगे आपको, हैं, जानवरों के सींगों के और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियाँ सजाया गया कुछ स्थान मिलेगा आपको। अब हम बराबर ऊंचाई पर, अब हमको देखो पहाड़ों में चढ़ना है, पहाड़ों में आपको चढ़ना है तो आपको एक बार यहाँ जाना पड़ेगा, एक बार नीचे उतरना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ गए, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ गए, फिर ऊपर गए। तो पहाड़ों में तो ऐसे ही तो चलना होता है, होता कि नहीं होता है। तो क्या होता है, अब क्या होता है, उतराई, अब वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि उन्हें और दूसरी जगह मतलब दूसरे पहाड़ की तरफ जाना है। अच्छा, बिल्कुल नहीं उतराई, बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, और भी थे लोग वहाँ यात्रा पे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। अब सुमति का घोड़ा आगे आगे हैं और लेखक का घोड़ा पिछड़ने बैठ गया। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा होगा, मतलब घोड़ा थक गया होगा इसलिए चल नहीं रहा, और वो तो आदती से सुस्त था। और बेचारे वो भी तो प्राणी है ना, वो भी तो कितना भागेंगे, और उसे मारने नहीं चाहता और मारना नहीं चाहता था। समझदार विद्वान आदमी है, क्यों मारेंगे जानवरों को। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और सुमति बहुत आगे चला गया। दक्षिणों वस्तु की तरफ अपने घोड़े को झूमता हुआ चला जा रहा था। अब सुनो, अब क्या होता है, एक जगह में, एक देखो, एक जगह में आपके, एक जगह में क्या हुआ, आपका रास्ता, 2 रास्ते फूट रहे थे, ठीक है। 2 रास्ते, मान लो अब 2 रास्ते जा रहे, ये रास्ता एक इधर गया, एक इधर गया, हैं। आपको इस रास्ते जाना था और सुमति तो चला गया इस रास्ते, और लेखक क्या हो गया, लेखक कहाँ चला, इस रास्ते बहुत दूर चला गया, बहुत दूर, गलत रास्ते पे उसका घोड़ा चला गया, उसको लगा यही रास्ता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, की तरफ अपने घोड़े को झूमता हुआ चला जा रहा था।
जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। बिल्कुल घोड़ा तो बिल्कुल थक गया है। जब मैं जोर देने लगा तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। बाएं के रास्ते में क्या होना था, 1.5 मील चला गए, वो इधर चला गए, बाएं चला गए, बाएं दाएं जाना था, उल्टे हाथ की तरफ जाना था, वो इधर चला गए। ठीक है, दाहिने रास्ते वाला था। फिर लौटकर उसी को फिर गया तो दूर से पता चला अरे मैं गलत रास्ते आ गया। फिर लौटा, फिर गया अपने सही रास्ते पर। 4-5 बज गए होंगे और सुमति तो बहुत पहले गांव मील भर और था। सुमति तो इंतज़ार करते हुए मिले और सुमति गुस्सा से क्या हो गए। मंगोलों का मुंह, जो मंगोल होते हैं ना, उनका मुंह लाल होता है। लाल इसलिए भी होता है, ठंड है, बर्फ़ है, आपका मुंह ठंड से भी लाल हो जाता है। तो मंगोलों का मुंह तो वैसे ही लाल होता है और सुमति तो गुस्से से और भी लाल पीला हो रखा था। ठीक है, उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरे कंडे ले फूके। क्या बोला, गुस्सा हुआ, कंडे फूक लिए, तुम अभी आ रहे हो, कहाँ थे? 3-4 बार चाय गरम कर ली है। मैंने बहुत नरमी के साथ जवाब दिया, लेकिन मेरा क्या कसूर है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद भी नहीं रखता, पहुंच भी गया मैं 4-5 बजे, वो बहुत खैर समझो। ठीक है, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। मतलब अच्छे लोग जो रहते हैं ना, बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वो बहुत जल्दी चुप भी हो जाते हैं। और जालिम लोग क्या करते हैं, दिल बार दिखाएंगे मैं नहीं और बहुत कुछ आपका कर लेंगे। ठीक है, तो लंकोर, कहाँ? लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे जहाँ भी उनके अच्छे यजमान मैंने आपको समझा दिया है, आपका जो घर में पूजा करता है आप उसके यजमान हुए। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात का गरम थुप्पा खाया। ठीक है, थुप्पा क्या है, नेपालियों में थुप्पा बनता है। नेपाली और भूटानी लोग थुप्पा बनाते हैं। आई थिंक जो मैदा होता है ना, उसको वो पहले मेरे ख्याल से आटा जैसे गूंथते हैं, फिर क्या करते हैं उसको, आटा जैसे गूंदा है और फिर उसको क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, आटा जैसा गूंदा और फिर उसको काटा और फिर उसको मुझे लग रहा पानी में बॉयल कर देते हैं। उसके बाद वो इसको कुछ चीज़ में मसाले में फिर उसको बॉयल करते हैं और वो थुप्पा बन जाता है। उसमें मसाला डालते हैं, गरम मसाले। पहाड़ी इलाका है, ठंड का इलाका है, इसलिए वो क्या करते हैं, उसको बनाते हैं थुप्पा वगैरह। वैसे ही गरम चीज़ों को खा लेते हैं वो, है ना, पहाड़ी इलाका है। तो ये था आपका भाग 1 करके। ठीक है, भाग 1 करके, ठीक, ये एक भाग है। अगला भाग आपको अगले क्लास में मिल जाएगा।